स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का सीरीज को लगातार क्रम में रखते हुए यह क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 के एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही जो बच्चे क्लास 6 में पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह जो प्रश्न है यह एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो कि जैसे में आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम देते हैं या फिर ज़्यादातर उस एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होगा जो बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसमें एससीईआरटी बिहार का लगा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 6 का एनसीईआरटी का या फिर एससीईआरटी का पहला ही चैप्टर क्या दिया गया है इतिहास में? क्या, कब और कहाँ और कैसे। ठीक है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसके एमसीक्यू करने वाले हैं। यह पूरा निचोड़ है पहला चैप्टर का, ठीक ना। लगभग 50 प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में आम लोगों की भाषा क्या थी? तो प्राचीन काल में आम लोगों की भाषा क्या थी बताइए। तो प्राचीन काल में आम लोगों की भाषा प्राकृत थी। कुछ लोग बोलेंगे कि इसका आंसर संस्कृत होगा, तो नहीं, संस्कृत प्राचीन से भी पुरानी भाषा है, ठीक ना, इसलिए इसका प्राचीन काल में सही आंसर प्राकृत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, इतिहास की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इस इतिहास की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। और इतिहास के जनक कौन कहे जाते हैं? तो इतिहास के जनक या पिता हेरोडोटस है। डोटस। ठीक है, तो यह सारी बातें याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। ऋग्वेद की भाषा कौन थी? तो ऋग्वेद की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। और ऋग्वेद जो था वह पहला वेद था, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब क्या है? सामवेद। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सहायक नदी ब्यास, सतलुज, रावी, यह तीनों है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सिंधु की सहायक नदी क्या हो जाएगा? यह तीनों हो जाएगा, ब्यास, सतलुज, रावी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो अतीत में बनी वस्तुओं के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है, लेखक किसे कहते हैं? तो जो कोई मतलब अपनी कहानी लिखता है उसको लेखक कहते हैं। किसान जो खेत में काम करता है। और क्रिश्चियन क्या होते हैं? तो यह ईसाई धर्म को मानने वाले होते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था? तो बताइए। तो यह ऐसे प्रश्न ही बीपीएससी वगैरह में भी पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी का ही प्रश्न बीपीएससी या फिर कोई भी जो हाई लेवल का एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। हालांकि अब तो ऐसे एग्जाम मतलब कि डिफेंस लाइन में भी पूछा जाने लगा, इसलिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है अगर आपका बेस मजबूत करना है तब। तो बताइए, भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था? तो भारत के नाम पर तो भारत का नाम पड़ा, लेकिन यह किस क्षेत्र में रहने वाले के लिए? तो यह क्षेत्र था उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का नाम उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। क्या नाम प्रयोग? तो भारत। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है कि कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो कृषि का आरंभ जो होता है आज से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। 47,000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग था। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा देश दक्षिण एशिया महाद्वीप का देश नहीं है? तो दक्षिण एशिया महाद्वीप में कौन कौन देश आते हैं? तो पाकिस्तान आता है। देखिए एशिया का मानचित्र कुछ ऐसा सा हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यह इधर नीचे साइड जो होता है यहाँ पे भारत होता है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में तो
देखिए यह वाला एरिया ऊपर वाला उत्तरी हो गया और नीचे वाला दक्षिणी हो गया। तो यहीं पर चीन आता है, चीन। तो चीन जो है ना दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसका आंसर चीन हो जाएगा। बाकी पाकिस्तान भी है, और क्या है, आधुनिक भारत भी आता है, श्रीलंका तो है ही दक्षिण एशिया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जो नदियां एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? एक नदी है, यह बड़ी सी नदी आ रही है, बह रही है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी नदियां आकर मिल जाती है। इधर से मिल गई, यह बह रही है, इधर से कुछ नदी आकर मिल गई, इधर से मिल गई। तो यह जो नदियां मिलती है इसको कहते हैं सहायक नदी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न प्रश्न संख्या 10, किसके शासन में सबसे ज्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए हैं? तो यह अभिलेख अशोक के शासन में लिखे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो जो वस्तुओं का अध्ययन करते हैं अतीत वाले, तो उनको पुरातत्वविद कहा जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक जो खोज आविष्कार करते हैं उनको वैज्ञानिक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए? तो अभी हमने बताया है कि यह खोजे गए थे लगभग 47,000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है, लगभग 8,000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरधर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया था? तो भेड़, बकरी, गाय, बैल, उपयुक्त सभी को बनाया था, ठीक है। और इसी वाले एरिया में पहली बार मतलब कि क्या हुआ था, तो कृषि वगैरह के साक्ष्य मिलते हैं, कृषि के साक्ष्य मिलता है सुलेमान एवं किरधर क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया शब्द किससे निकला है? तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। भारत, तो भारत उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाले लोगों को समूह को भारत कहा जाता था, उसी के नाम से भारत नाम पड़ा। अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं करते थे, मतलब प्राचीन काल में कैसे यात्रा करते थे, क्यों यात्रा करते थे? तो काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, व्यापार के लिए। तो प्राचीन काल में जो था या अतीत में यात्रा यह सभी के कारण करते थे, काम की तलाश में भी लोग जाते थे एक जगह से दूसरे यहाँ, और प्राकृतिक आपदा भी आ जाता था तो वह अपने क्षेत्र को छोड़ देते थे, या फिर व्यापार के लिए भी जाते थे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मतलब कि गंगा के दक्षिण में देखिए बिहार का नक्शा कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा यह बीचों बीच से गंगा निकलती है। तो गंगा के दक्षिण साइड में जो एरिया है यहाँ पे इस वाले एरिया को क्या कहा जा गया है कि यहाँ पे जाकर इधर से सोन जाकर मिलती है। तो यह जो एरिया था यह प्राचीन काल में मगध के नाम से प्रसिद्ध था, जिसे मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा साम्राज्य के रूप में जाना जाता था। और वहीं के बहुत सारे महान शासक भी हुए, जैसे अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह। तो यह जो क्षेत्र था यह प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो अतीत यानी कि इतिहास का अध्ययन करने वाले को तो यह इतिहासकार कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 18 नंबर प्रश्न, प्रायः पांडुलिपि कहाँ प्राप्त होती है? तो यह मंदिर और विहारों से प्राप्त होता था पांडुलिपियां। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन करते थे? तो यह आम लोग करते थे, किसके काल में करते थे? तो अशोक के काल में ज्यादातर होता था प्राकृतिक भाषा का प्रयोग, आम लोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो यह थे ईसा मसीह थे ईसाई धर्म के प्रवर्तक। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, ठीक है। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, नेपाल में।
और इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर में कहाँ है? यूपी में है, यूपी में। ठीक है, तो यह सारी बातें याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न, एशिया, दक्षिण एशिया उप महाद्वीप का एक देश कौन सा है? फिर वही प्रश्न आया है जो शुरुआत में आया था कि दक्षिण एशिया में कौन देश पड़ता है। तो दक्षिण एशिया में चीन तो पड़ेगा ही नहीं, और रूस भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूस जो है चीन से और उत्तर में है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। भारत दक्षिण एशिया का हिस्सा है। आखेट का अर्थ क्या होता था? तो आखेट का अर्थ होता था शिकारी। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर, पांडुलिपियां किस पेड़ के छाल से बनाई जाती थी? तो पांडुलिपियां जो है ना, वह पीपल के छाल से तो नहीं, नीम के भी छाल से नहीं बनाई जाती थी। आगे देखते हैं, 2 ऑप्शन दिया गया होगा। बुर्ज के छाल से, भुर्ज, हाँ यही है। यह मतलब कि एक चौड़ा पत्ती वाला पौधा होता था। अब इसी से पांडुलिपियां बनाया जाता था। ताड़ के वृक्ष से भी बनाया जाता था, लेकिन ज्यादातर भुर्ज के छाल से बनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 24 वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? मतलब किस वर्ष किनकी जन्म तिथि से वर्ष की गणना शुरू हो गई? तो यह थे ईसा मसीह। ठीक है, कनिष्क कौन था? तो कनिष्क कहाँ का? जम्मू कश्मीर का राजा था, जम्मू कश्मीर का। महात्मा बुद्ध के बारे में बताए हैं। कनिंगम कौन थे? तो यह भारतीय पुरातत्वविद थे, पुरातत्वविद के अध्यक्ष थे उस समय के। हेरोडोटस को क्या कहा जाता था? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का जनक। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने अपने शिलालेख किस लिपि में खुदवाए हैं? तो यह लिपि थी ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन वस्तुओं के निर्धारण के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग होता है? तो कौन सी पद्धति का उपयोग होता है बताइए? तो यह पद्धति जो होता है वह कार्बन 14 पद्धति। प्राचीन वस्तुओं का निर्धारण करना अगर होता है तो यह कार्बन 14 पद्धति द्वारा उपयोग किया जाता है। इसी से कोई भी वस्तु कितना पुराना है इसकी जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक क्या था? मेगास्थनीज एक व्यापारी था, विजेता था, यात्री था, या गुप्तचर था? क्या था बताइए? तो मेगास्थनीज जो था ना, वह एक विजेता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सारनाथ में कौन सा स्तंभ है? तो सारनाथ में स्तंभ है अशोक का स्तंभ है। और इसमें इस स्तंभ में चारों तरफ शेर का जो चित्र बनाया गया है, यानी शेर का मतलब क्यों ऐसा आकृति बनाया गया है, उसी को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में भी लिया गया है इस स्तंभ। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 पर, किस काल का लिखित विवरण उपलब्ध होता था? तो यह काल था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का लिखित विवरण उपलब्ध होता था, बाकी प्रागैतिहासिक काल का नहीं था, और पौराणिक काल का भी नहीं था, और मध्यकाल का भी नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। अतीत की घटनाओं को संकलित विवरण क्या कहलाता है? तो यह इतिहास कहलाता है। भूगोल तो पता है कि पृथ्वी से संबंधित अध्ययन को भूगोल कहते हैं, या फिर ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को भूगोल कहते हैं। भारतीय शासकों ने विदेशी में किस चीज का प्रसार नहीं किया? तो भारतीय जो शासक थे वह विदेशों में क्या चीज का प्रचार नहीं किए बताइए? तो उन्होंने साम्राज्य का विस्तार विदेश में नहीं किया, बाकी क्या किया? तो उन्होंने व्यापार किया, धर्म का भी प्रचार किया, संस्कृति का भी किया, लेकिन साम्राज्य अपना विदेशों में नहीं बढ़ाए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कितना नंबर? 33 नंबर। अशोक के
समय कौन सी भाषा आमतौर पर बोली जाती थी? तो यह प्रश्न हम करवा चुके हैं। कौन भाषा बोली जाती थी? तो यह भाषा था प्राकृत, जो आम लोग बोलते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न, धम्म का अर्थ क्या होता है? तो धम्म का अर्थ जो होता है ना, वह धर्म होता है। ठीक है, और धम्म शब्द का ज्यादा प्रयोग अशोक के समय में हुआ। अशोक वही प्रियदर्शी के नाम से प्रसिद्ध अशोक थे, वही जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था कलिंग के युद्ध के बाद। भारतीय इतिहास का कौन सा सम्राट धर्म का प्रचारक था? देखिए यह प्रश्न आ भी गया, तो यह थे अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर, अशोक किस वंश से संबंधित थे? अशोक जो थे वह मौर्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, मौर्य वंश से संबंधित अशोक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने कौन सा संदेश अपने अभिलेखों में दिया है? तो धर्म का पालन करें, या इन्होंने संदेश दिया अभिलेखों के द्वारा। अब इनके बहुत सारे अभिलेख मिले हैं जो प्रायः ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में छपी थी, या लिखी गई है खरोष्ठी लिपि में। और इन्होंने अभिलेखों में क्या किया है? तो धर्म का पालन करें, यह विचार दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न, अशोक का कौन सा अभिलेख प्रसिद्ध है? तो अशोक का जो सबसे ज्यादा अभिलेख प्रसिद्ध है वह सारनाथ का है, जिसको भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में भी लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह में भी लिया गया है। अब यह कहाँ है सारनाथ? तो यह वाराणसी में है, वाराणसी सारनाथ में। नेक्स्ट प्रश्न उत्तर प्रदेश में है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया? तो यह युद्ध था कलिंग का युद्ध। कब हुआ था? 261 BC में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर, कि भारतीय इतिहास में अनेकता में एकता का सिद्धांत किसने दिया? यह देने वाले भी व्यक्ति कौन थे? तो यह अशोक थे। बाकी विविधता में एकता में एकता किनका कथन है? यह प्रश्न हम किस में करवाए हैं? तो सिविक्स में करवाए हैं, 6 क्लास में ही करवाए थे। तो यह कथन है JL नेहरू का कथन है, यानी जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41, भारतीय इतिहास में किसने धर्म के आधार पर शासन किया? तो यह व्यक्ति थे अशोक ही थे। धर्म का प्रचार किए और इसी के आधार पर पूरे देश में शासन किए, और साथ में ही आस पड़ोस के देशों में भी इन्होंने प्रचार किया। अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो यह किया गया है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है ज्यादातर। ठीक है, आगे चलते हैं। 43 नंबर प्रश्न, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेलुकस, यह कौन था? तो सेलुकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि प्राचीन काल में भारतीय समाज का आधार क्या था? तो प्राचीन काल में भारतीय समाज का जो आधार था वह कृषि था, क्योंकि ज्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर थे। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कृषि। भारतीय इतिहास में कौन सा सम्राट चक्रवर्ती कहलाए? तो चक्रवर्ती कहलाए थे अशोक, या इनको प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। प्रियदर्शी, अशोक प्रियदर्शी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 क्या है?
तो अशोक स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक स्तंभ का निर्माण अशोक ने ही करवाया था। और यह कहाँ था? तो यह जो था, यह था सारनाथ में। सारनाथ, सारनाथ, सारनाथ यूपी में। 4 सिंहों वाला यह स्तंभ था। प्राचीन भारत में व्यापार और संस्कृति का प्रसार कैसे हुआ? तो यह हुआ व्यापारी और धार्मिक नेताओं द्वारा। बिल्कुल सही है। तो यह प्राचीन भारत में व्यापार और संस्कृति का प्रचार कैसे हुआ? तो व्यापारी और धार्मिक नेताओं द्वारा हुआ है। व्यापारी जो यहाँ पर आए तो यहाँ को धर्म को जाने, या फिर यहाँ से जो लोग गए दूसरे देशों में, तो इस प्रकार से प्रचार हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शासक किस उपाधि से विभूषित होते थे? तो प्राचीन काल में जो विभूषित होते थे वह चक्रवर्ती के नाम से विभूषित होते थे। जैसे अशोक भी चक्रवर्ती के नाम से प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रवर्ती का अर्थ क्या होता है? तो चक्रवर्ती का अर्थ क्या होता है, बताइए। तो चक्रवर्ती का अर्थ होता है साम्राज्य का शासक। इसका ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 49 नंबर, भारत में अनेकता में एकता का तात्पर्य क्या है? तो विविधता के साथ एकता। ठीक है, विविधता के साथ एकता मतलब विविधता होते हुए भी एकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न संख्या क्या? तो प्रश्न संख्या किया जाए 50, और यह लास्ट प्रश्न है इस सेशन का। तो चलिए जवाब दीजिए। कार्बन 14 पत्ती का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो हम यह शुरू में करवा ही दिए हैं। इसका उपयोग प्राचीन वस्तुओं की उम्र जांचने के लिए किया जाता था। कोई वस्तु कितना प्राचीन है उसका एज ज्ञात करने के लिए हम कार्बन 14 पद्धति का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन स्टार्ट नहीं, खत्म हो गया। तो आपको यह सेशन कैसा लगा या कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, और किसी एक ग्रुप में शेयर कर दें, या फिर ऐसे दोस्तों को शेयर करें जो आपके साथ स्टडी करते हैं या फिर स्टडी से जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।